हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की। हम करेंगे जेई पीवाई क्यूज 2022 और 23 में पूछे हुए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल मत छोड़ना। और जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों को भी इन क्वेश्चंस को ज़रूर अटेम्प्ट करना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन एक्स इक्वस टू माइनस ए एंड एक्स इक्वस टू प्लस ए। मतलब एक पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एसएचएम कर रहा है। ये प्लस ए और माइनस ए क्या है? ये है एम्पलीट्यूड्स। ये ड्रॉ कर रखा है मैंने एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन। तो ये एस एच एम का एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो प्लस ए और माइनस ए के बीच वो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। इफ द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू गो फ्रॉम एक्स इक्वस टू जीरो टू ए बाई टू इज 2 सेकेंड। जीरो से ए बाई टू तक जाने पर, हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड तक जाने में 2 सेकेंड लगते हैं। देन टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन गोइंग फ्रॉम एक्स इक्वस टू ए बाई टू ए एस। तो इसको रेफरेंस सर्कल से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये है वो पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। आपको पता होगा, एक पार्टिकल को करवा देते हैं सर्कुलर मोशन, तो इस डायमीटर पर डाले हुए नॉर्मल का फुट वो एसएचएम करने लगता है। ये पार्टिकल जो मैंने बनाया हुआ है पी, ये क्या करेगा? ये तो सर्कुलर मोशन कर रहा है। और ये पार्टिकल फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसको एन लिख देता हूं मैं, ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इस इंस्टेंट को मैंने बना लिया जीरो, क्योंकि वो पहले कहाँ से कहाँ गया है? एक्स इक्वस टू जीरो से ए बाई टू। मतलब सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल यहाँ है और एस एच एम वाला यहाँ है मीन पोजीशन पर। और वो पहुंचा है कहाँ? प्लस ए बाई टू पर। और यहाँ से यहाँ तक आने में ये जो टाइम लगा वो कितना है? वो है 2 सेकेंड। अब टाइम कैसे निकालेंगे? तो एंगल निकालते हैं पहले, क्योंकि मोशन स्टार्ट हो रही है कहाँ से? मीन पोजीशन से। तो इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी? एक्स इक्वस टू ए साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन लगाएंगे, इसकी जगह डालते हैं ए बाई टू। ए बाई टू इज ए साइन ओमेगा टी। तो ये कितना आ गया? हाफ। इसका मतलब ओमेगा टी कितना है? पाई बाय 6। पाई बाय 6, और इसको कर देता हूं मैं T1। इसको कर दिया मैंने T1। अब ओमेगा को ले जाते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, पाई बाय 6 ओमेगा। और ओमेगा क्या होता है? 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। तो पाई कैंसिल आउट, तो ये आ गया T/12। तो ये बहुत से बच्चों को रटा होता है कि जीरो से ए बाई टू तक जाने में 1/12 ऑफ टाइम पीरियड लगता है। तो T/12 हो गया ये पहला पार्ट। अब हमको बताना क्या है? टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन गोइंग फ्रॉम ए बाई टू टू ए। अब यहां से यहां आने तक कितना टाइम लगेगा, या फिर इस रेडियस वेक्टर को इतना टर्न करने में। तो ये बचा हुआ एंगल कितना है? दिस इज पाई बाय 6। तो ऑब्वियसली ये कितना है? पाई बाय 3। पाई बाय 3। तो सीधे यहां पहुंच गए हम। ओमेगा T2। ओमेगा T2, यही टाइम हमसे पूछा हुआ है ए बाई टू से ए तक जाने का। मतलब इतना एंगल टर्न करने का इस रेडियस वेक्टर को, ओमेगा T2। वो कितना हो गया? वो हो गया पाई बाय 3। तो T2 निकल आया। T2 कितना हो जाएगा? पाई अपॉन 3 ओमेगा। और ओमेगा इज 2 पाई, और ये टी, पाई तो कैंसिल आउट हो गया। T/6। और टी की वैल्यू यहाँ से, क्योंकि हमें दिया हुआ था ये कितना समय लगता है उसको, 2 सेकेंड। तो टी इज इक्वल टू हो गया 24, यानी 24/6, यानी टाइम लगेगा 4 सेकेंड। मतलब यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगा है? 2 सेकेंड। और यहाँ से यहाँ आने में 4 सेकेंड लगेगा। आपको पता है, क्योंकि एक्सेलरेशन काम करता है डिस्प्लेसमेंट से ऑपोजिट। मतलब उसकी रिटार्डेड मोशन होती है। जैसे जैसे वो एम्पलीट्यूड की तरफ जाता है, उसकी वेलोसिटी कम 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 होने लगती है। तो डिस्प्लेसमेंट्स हालांकि बराबर हैं दोनों, पर इधर ज्यादा समय लगेगा क्योंकि वेलोसिटी कम है। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से ऑपोजिट एक्ट करेगा एक्सेलरेशन। तो इसका आंसर हो गया 4 सेकेंड। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, फॉर अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इन अ मास स्प्रिंग सिस्टम shown, the surface is frictionless. When the mass of block 1 kg, the angular frequency is omega 1. When the mass block is 2 kg, the angular frequency is omega 2. The ratio of omega 2 by omega 1 is। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए
टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद होता है सभी बच्चों को। यहाँ क्या आता है, t इज इक्वल टू 2 पाई। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, इसको रट लो, m/k। यदि टाइम पीरियड आपको पता है तो ओमेगा आ जाएगा, पर जब डेरिवेशन करते हैं तो पहले ओमेगा आता है फिर टाइम पीरियड आता है। पर ओमेगा डायरेक्टली कभी याद नहीं आ रहा हो सपोज, तो टाइम पीरियड याद आ गया, और ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। तो 2 पाई कट जाएगा, 2 पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या करना है, 2 पाई को इससे डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा √k/m। k/m 2 पाई कैंसिल होकर ये ओमेगा का फॉर्मूला। यदि ये डायरेक्टली याद आ गया तो बहुत ही अच्छा है। अब इसमें k, क्योंकि एक ही स्प्रिंग यूज हुई है दोनों बार, एक बार मास है 1 kg, दूसरी बार मास है 2 kg, स्प्रिंग तो वही है, k कांस्टेंट, यानी ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास। फिर हमको रेशो फाइंड आउट करना है, कौन सा रेशो है, पर वो ध्यान से देख लेना, ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1, और मास से इनवर्स प्रोपोर्शन है, यानी यहाँ क्या आएगा m1 और यहाँ आएगा m2। m1 इज, पहले कौन सा मास यूज हुआ है 1 kg, बाद में 2 kg, यानी 1/√2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह ओमेगा पर पहुंचना है, ये याद रख लें, t इज इक्वल टू 2 पाई√m/k। और सिंपल पेंडुलम यदि होता है तो क्या है फॉर्मूला, t इज इक्वल टू 2 पाई√L/g। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM वेरीज विद डिस्प्लेसमेंट x एज 4v² इज इक्वल टू 50 माइनस x²। x है डिस्प्लेसमेंट, v है वेलोसिटी, मतलब ये दिया हुआ है हमको वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ x। तो क्या है वेलोसिटी के फॉर्मूले, तो एज फंक्शन ऑफ टाइम यदि लिखते हो तो क्या लिखोगे, यदि डिस्प्लेसमेंट है x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, तब वेलोसिटी क्या होती है, तब होती है वो a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये बस रिवीजन। अब वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो v बराबर ओमेगा √a² माइनस x²। यह है वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बस इसको इससे कंपेयर कर देना है। तो पहले मैं यहाँ से v² के साथ 4 है, इसको हटाता हूँ, तो v² बराबर होगा 1/4 50 माइनस x², और फिर इसका ले लेते हैं स्क्वायर रूट, तो हो जाएगा 1/2 √50 माइनस x²। तो अब ये इससे मैच होने लगी, v बराबर कितना हो गया, ओमेगा √a² माइनस x²। यदि एम्पलीट्यूड हमसे पूछा होता तो वो होता √50। अब हमें बोला है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन x/7 है, तो ओमेगा यहाँ से मिल गया हमको, ओमेगा कितना हो गया, हाफ रेडियन पर सेकेंड। तो टाइम पीरियड कितना होगा, तो टाइम पीरियड होगा 2 पाई/ओमेगा। तो ओमेगा हाफ है, मतलब ये हो गया 4 पाई, टाइम पीरियड आ गया 4 पाई, और 4 पाई यदि आ गया है तो x/7 से इसको इक्वेट कर देना है, हमको बतलाना है x की वैल्यू। तो ये कितनी हो जाएगी, 4×22/7, 22/7, ये पाई की वैल्यू इंटू 7, तो 7 कैंसिल आउट, 22 इंटू 4 इज 88। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा 88। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, इन फिगर गिवन बिलो अ ब्लॉक ऑफ मास 490 ग्राम, 490 ग्राम placed on a frictionless table is connected with two springs having spring constant k equals to 2 Newton per meter। दो springs दिख रही हैं, दोनों का spring constant है 2 Newton per meter। If the block is horizontally displaced through x meter, then the number of complete oscillations it will make in 14 pi seconds will be। हमको निकालना है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस 14 पाई सेकेंड्स में। तो पहले हमको जरूरत पड़ेगी टाइम पीरियड की, और ऐसे सिस्टम का टाइम पीरियड क्या होता है, तो वो होगा 2 पाई/√m, इस ब्लॉक का मास अपॉन यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ आएगा k इफेक्टिव, क्योंकि दो स्प्रिंग्स यूज हुई हैं। और ऐसा जब सिस्टम होता है जब दोनों स्प्रिंग्स का एक एक एंड रिजिड सपोर्ट से और दूसरा एंड उस ब्लॉक से कनेक्टेड होता है, और उस ब्लॉक को डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं,
तब टाइम पीरियड ये होता है m अपॉन के इफेक्टिव। अब के इफेक्टिव कितना होता है तो याद रख लें कि पैरेलल वाले केस में और इसमें फॉर्मूला एक ही जैसा लगता है, वो होता है k1 प्लस k2। दोनों ही k वाले हैं और दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, मतलब क्या हो जाएगा ये 4 न्यूटन पर मीटर। तो ये आ गया के इफेक्टिव। मास तो हमको गिवन है तो इससे टाइम पीरियड निकल आएगा 2 पाई रूट मास कितना, मास दिया है ग्राम में और उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 490 ग्राम, ग्राम का ये बना दिया मैंने किलोग्राम, और नीचे क्या आएगा के इफेक्टिव मतलब 4। इससे टाइम पीरियड निकल आएगा। अब तो क्या होगा वो 2 पाई और इसका स्क्वायर रूट 2, 49 का 7, 49 का 7 होगा और ये जीरो इसको दे दें तो 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा ये -2, यानी एक 10 और नीचे आ जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल होकर ये आ गया 7 पाई बाय 10, 7 पाई अपॉन 10। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, ये जीरो इसको मल्टीप्लाई किया -2 मतलब 100 नीचे जाएगा तो 10 नीचे आ गया, बिल्कुल ठीक है। तो यह है टाइम पीरियड। अब इसका क्या मतलब है कि 7 पाई अपॉन 10 सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस होते हैं, एक ऑसिलेशन होता है क्योंकि वो टाइम पीरियड है। तो एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस होंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 7 पाई। हमको पूछा है कि इतने समय में कितने ऑसिलेशंस होंगे, 14 पाई सेकेंड्स में कितने ऑसिलेशंस, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 अपॉन 7 पाई और इसका मल्टीप्लीकेशन क्या है ये 14 पाई है, या पाई कैंसिल आउट, 7 से ये 2 बार कैंसिल, यानी आंसर हमारा होगा 20, यानी इसको फिल करेंगे 20 से, तो 20 ऑसिलेशंस होंगे इन 14 पाई सेकेंड्स। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अभी अगला क्वेश्चन, फॉर पार्टिकल p रिवॉल्विंग अराउंड द सेंटर O with radius of circular path small r and angular velocity omega as shown in below figure, the projection of OP on the x-axis at time small t is। तो इसी फिगर को मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है, इस पर आप ध्यान दें। तो बात हो रही है किसी पार्टिकल p की जो रिवॉल्व हो रहा है O के अबाउट, मतलब इस पार्टिकल की बात हो रही है, और ये एंगल लिखा हुआ है 30 डिग्री। तो जब ये पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा एंगुलर स्पीड से रिवॉल्व होता है तो इसकी किसी भी पोजीशन से एक्स एक्सिस पर ड्रॉप्ड नॉर्मल वो क्या कर रहा होता है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। जैसे ये ओ एन, यह है इस इंस्टेंट का डिस्प्लेसमेंट ओ एन, ये घूमता जाएगा तो ये डिस्प्लेसमेंट बदलता जाता है ना, एक्स पर हो रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमको उसी की इक्वेशन पूछी हुई है, एक्स टी मतलब डिस्प्लेसमेंट एट द इंस्टेंट टी। तो क्या सोचेंगे कि यदि ये पार्टिकल यहां से चलना शुरू करे, सपोज यहां से चल रहा होता तो टी बराबर 0 पर उसका डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बराबर है। तब हम इक्वेशन सीधे क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं एक्स टी इज इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा एम्पलीट्यूड यानी आर कॉस ओमेगा टी, ऐसा आप लिखते यदि इसने मोशन यहाँ से स्टार्ट की होती तो। पर ये कहीं आगे से चलना शुरू कर रहा है तो ये होगा एपॉक या इनिशियल फेज, कितना पाई बाय 6, तो ओमेगा टी में पाई बाय 6 ऐड कर देंगे और यही होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इस पार्टिकल p के लिए। यानी हमारा आंसर कौन सा सही होगा, ये वाला, एक्स टी इज इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6। तो रेफरेंस सर्कल पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, इसको बहुत अच्छे से करना चाहिए। नेक्स्ट, द एम्पलीट्यूड ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज 3 सेंटीमीटर, the displacement at which its kinetic energy will be 25% more than the potential energy is। इसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी के बारे में बोला हुआ है कि वो 25% ज्यादा है पोटेंशियल एनर्जी से। तो कैसी इक्वेशन बनेगी, यह काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल यदि U हो तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से 25% ज्यादा है, मतलब U प्लस U बाय 4। सिर्फ ऐसा लिखा होता है तो इसका मतलब क्या है, काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर हैं, पर ये 25% है पोटेंशियल एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से 25% ज्यादा है, यानी ऐसी इक्वेशन बनेगी। यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गया 5u बाय 4। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में
क्योंकि हमसे डिस्प्लेसमेंट की यहाँ बात हुई है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इधर क्या आएगा 5/4। पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी, वो पोटेंशियल एनर्जी। अब हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ये कैंसल आउट, यहाँ बच रहा है 5/4 वाई स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 वाई स्क्वायर/4 प्लस वाई स्क्वायर, यानी कितना हुआ 9 वाई स्क्वायर/4। ये आया ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर कितना है, वाई स्क्वायर मतलब डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वही हमको बतलाना है, डिस्प्लेसमेंट एट विच काइनेटिक विल बी 25% मोर देन पोटेंशियल। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4a² बाय 9, 4a² बाय 9। और एम्पलीट्यूड दिया हुआ है हमको, कितना है वो 3 सेंटीमीटर। तो पहले इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो y बराबर हो जाएगा ये 2a/3, और अब a की जगह डाल देंगे हम 3 सेंटीमीटर अपॉन 3, तो ये निकल कर आया 2 सेंटीमीटर, यानी इसका आंसर होगा 2। Okay, next, a particle executes SHM of amplitude A along x-axis. At t equals to 0, the position of the particle is x equals to a/2, and it moves along positive x-axis. The displacement of the particle in time t is x equals to a sine omega t plus delta, then the value of delta will be. तो थ्योरी का क्वेश्चन है, आपको पता है यदि ऐसी है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन a sin ओमेगा t, तो t इज इक्वल टू 0 यदि यहाँ सब्सटीट्यूट करें तो साइन 0 इज 0, यानी x होगा 0 के बराबर, यानी उसने मीन पोजीशन से चलना शुरू किया है। और कहीं आगे से यदि वो चलना शुरू करता है तो उसमें इनिशियल फेज ऐड हो जाता है। कहीं पीछे से मीन पोजीशन से चलना शुरू करे तो माइनस, आगे से चलना शुरू करे, मतलब मेरा कहने का यह है कि y में यदि मोशन हो रही है SHM और पार्टिकल यहाँ से चले तो इक्वेशन a साइन ओमेगा t होती है। यहाँ से यदि चलना शुरू करे तो ये एंगल ऐड कर देते हैं, इसी को कहते हैं इनिशियल फेज। कहीं पीछे से चले तो ये एंगल्स सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ हालांकि x में बात हुई है, पर मैंने आपको एपॉक के बारे में बताया कि एपॉक ओमेगा टी में कब ऐड होता है इनिशियल फेज, जब वो मीन पोजीशन से अहेड हो या पीछे हो। तो यहाँ पर उसने कहाँ से चलना शुरू किया, t बराबर 0 पर a/2 पर, a/2 से, और a/2 के करस्पॉन्डिंग एंगल कितना होता है, अभी एक क्वेश्चन में हमने किया था π/6, यानी इसकी इक्वेशन ये हो जाएगी a साइन ओमेगा टी प्लस π/6, पर हमसे तो केवल ये एंगल ही पूछा था, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। Okay, next question, a block of mass 2 kg is attached with two identical springs of spring constant 20 Newton per meter each. The block is placed on a frictionless surface and the ends of the springs are attached to rigid supports. See figure. When the mass is displaced from its equilibrium position, it executes a simple harmonic motion. The time period of oscillation is pi upon root x. In SI unit, the value of x is. तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। मास कितना अटैच हुआ है 2 kg, और ये हैं वो दो स्प्रिंग्स जिनके दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट्स हैं 20 न्यूटन पर मीटर। तब के इफेक्टिव कितना होगा, तो के इफेक्टिव पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था, तो ये होगा 40 न्यूटन पर मीटर। जब इस तरह से कनेक्टेड होती हैं स्प्रिंग्स, उनके एक एक एंड रिजिड सपोर्ट से, दूसरा एंड उस ब्लॉक से, और फिर एसएचएम जब ब्लॉक की करवाते हैं तब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई, उस ब्लॉक का मास यहाँ आएगा, कितना है वो 2 kg, और यहाँ आएगा के इफेक्टिव। तो इस केस में वो k1 प्लस k2 होता है, और पैरेलल में भी k1 प्लस k2 होता है, याद रखें। तो ये 40, और ये दे रखा है टाइम पीरियड किसके बराबर, π/√x के बराबर। तो हमको बतलाना है x का वैल्यू। तो पाई तो कैंसिल आउट हुआ, इस 2 को अंदर यदि कर दें तो 4 बन के जाएगा, मतलब ये होगा 8/40 यानी 1/5 इज इक्वल टू 1/√x। इसका मतलब x हो गया 5 के बराबर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, इसको फिल करेंगे 5 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, for a periodic motion represented by the equation
y is equals to sin omega t plus cos omega t. The amplitude of the motion is, तो y is equal to क्या दे रखा है हमको, sin ओमेगा टी. एक्चुअली ये है एक ऐसी एसएचएम जो हमको मिली है दो एसएचएम के सुपर पोजिशन से. रिजल्टेंट मोशन भी एसएचएम है और इंडिविजुअली ये दोनों भी क्या है, एसएचएम है. इन दोनों के सुपर पोजिशन से हमको एक एसएचएम मिली हुई है. अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 साइन ओमेगा टी. और इसे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2. तो ऐसा सवाल यदि आता है एग्जाम में तो करना क्या चाहिए, तो हमको इनके एम्पलीट्यूड्स को वेक्टर्स मान लेना है. मतलब ये पहली एसएचएम, उसका एम्पलीट्यूड ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1, और ये दूसरी एसएचएम, इसका एम्पलीट्यूड ये दूसरा वेक्टर. मतलब दो वेक्टर्स हैं जिनके मैग्नीट्यूड्स दोनों के 1 और 1 है. और इनका जो फेज डिफरेंस है, इनके फेज चेक करेंगे, ये है ओमेगा टी, ये है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2. तो पाई बाय 2 है इनके बीच फेज डिफरेंस. तो 1 और 1 को हमने वेक्टर माना, और जो फेज डिफरेंस है उनको इनके बीच का एंगल मान लेंगे. तो एंगल कितना हो गया, पाई बाय 2. यानी 1 और 1 के दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं. तो हमको बताना क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन, मतलब रिजल्टेंट मोशन का एम्पलीट्यूड. तो इसमें वेक्टर का लॉ लगा देंगे. 1 और 1 पाई बाय 2 पर इंक्लाइंड है, तो रिजल्टेंट कितना होगा, वो होगा रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. मालूम है हमको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर और उसका रूट. एंगल क्योंकि पाई बाय 2 है, हमने पैरेललोग्राम लॉ लगाया है, तो ये हो गया रूट 2 के बराबर. तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, इस चैप्टर में भी और वेव्स में भी. वेव्स के सुपरपोजिशन में भी हमको ऐसे ही करना चाहिए, इनके एम्पलीट्यूड्स को वेक्टर्स बनाकर और फेज डिफरेंस को उनके बीच का एंगल लेकर पैरेललोग्राम लॉ लगा देंगे तो हमको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिल जाएगा. हाल फिलहाल आंसर है रूट 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. Rectangular block of mass 5 kg attached to a horizontal spiral spring executes simple harmonic motion of amplitude 1 meter and time period 3.14 second. The maximum force exerted by the spring on the block is न्यूटन में हमसे आंसर पूछा हुआ है. तो ऐसी है सिचुएशन, एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग है, स्पाइरल स्प्रिंग मतलब इस तरह की स्प्रिंग. स्पाइरल या इसको और क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हेलिकल स्प्रिंग. ये स्पाइरल गलत लिखा हुआ है, स्पाइरल स्प्रिंग तो इस तरह की होती है, ये तो हेलिकल स्प्रिंग है, हमको हेलिकली मानकर काम करना है. तो ये हो गया वो ब्लॉक, और ब्लॉक इसका मास है 5 kg. और क्या क्या दिया, एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड हमको बताना है, मैक्सिमम फोर्स एक्सर्टेड. अब एसएचएम में फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड यदि लिखें तो वो ये होता है फोर्स. माइनस साइन क्यों लगाते हैं, क्योंकि फोर्स होता है रिस्टोरिंग फोर्स. ये सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है. और के क्या होता है, के होता है एम ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ आता है डिस्प्लेसमेंट. पर हमसे पूछा है मैक्सिमम फोर्स, तो फोर्स कब मैक्सिमम होगा, जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो. और एक्सेलरेशन हमको मालूम है वो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स वाई. तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो, मतलब एम्पलीट्यूड हो. यानी y जब एम्पलीट्यूड होगा तब फोर्स मैक्सिमम होगा, एन एम ओमेगा स्क्वायर ए. ये हमको फाइंड आउट करना है. अब मास हमको गिवन है, कितना है वो, 5 kg. ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी. तो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन टाइम पीरियड, वो कितना है 3.14. तो क्योंकि स्क्वायर्ड है ये, इसीलिए लिखा है मैंने, क्योंकि ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी. तो इसको लिखेंगे 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर्ड है. और एम्पलीट्यूड दे रखा है कितना, 1 मीटर. ये 1 मीटर दिया है तो हमको फोर्स न्यूटन में मिलेगा, क्योंकि हमने सब एसआई यूनिट्स में सब्सटीट्यूशन किया है. तो पाई स्क्वायर और ये भी पाई स्क्वायर, क्योंकि पाई होता है 3.142, कैंसिल आउट होकर ये टोटल में हमको मिल रहा है 20. तो इसका आंसर होगा 20 न्यूटन, मतलब इसको फिल करेंगे 20 से. तो इस क्वेश्चन का आंसर है. नेक्स्ट. मास स्मॉल m attached to free end of a spring executes SHM with a period of 1 second if the mass is increased by 3 kg. इसको अंडरलाइन कर लेना चाहिए, कई बार होता है
इंक्रीज टू, इंक्रीज बाय, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो मास इज इंक्रीज बाय 3 kg, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीजेस बाय 1 सेकेंड, द वैल्यू ऑफ मास m is। तो एक मास स्मॉल m जब टांगेंगे, अटैच करेंगे स्प्रिंग के साथ और SHM करवाएंगे, तब टाइम पीरियड कितना होगा? वो होगा 2π√m अपॉन k, और ये हमको दे रखा है कितना है? 1 सेकेंड। और फिर क्या किया? फिर 3 kg, ये लिखा है मास इज इंक्रीज बाय 3 kg। इसका मतलब यदि वो पहले m था तो अब कितना हो गया है मास? वो हो गया m+3, और स्प्रिंग तो सेम है यानी k तो सेम रहेगा। तो टाइम पीरियड कितना हो गया? टाइम पीरियड इंक्रीजेस बाय 1 सेकेंड, मतलब 2 हो गया। और हमको ये m फाइंड आउट करना है, तो डिवाइड कर दें, T1 अपॉन T2 कर देते हैं। तो T1 अपॉन T2 मतलब 1/2, ये इधर, और इसको करेंगे डिवाइड, तो ऊपर m बाय k, और ये रेसिप्रोकेट होकर k अपॉन m+3 ऐसा हो जाएगा। ये k कैंसिल आउट, तो 1/2 इक्वल्स टू दिस मच, तो स्क्वेयरिंग कर दिया, 1/4 इज m अपॉन m+3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m+3 इज 4m, तो 3m इज इक्वल्स टू 3, एंड देयरफॉर m कम्स आउट 1। m इज 1। इनिशियली 1 kg टांगा गया था, ये था 1 kg, और फिर जब उसको 4 किया, k को अनचेंज रखते हुए, तो 1 से 4 कर दिया है तो टाइम पीरियड हो ही जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो आंसर इज 1, आंसर इज 1 kg। नेक्स्ट, T is the time period of simple pendulum on अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस पर सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड वो ये होता है √L/g, ये g की वैल्यू सरफेस पर। its time period becomes x times t when taken to height r above the earth's surface, then the value of x will be, कहाँ ले गए उसको? when it is taken to height r, मतलब सेंटर से 2r पर लेकर गए। सेंटर से 2r पर यदि ले जाएंगे तो ये तो पहले वाला केस है, तो g कितना हो जाएगा? तो फॉर्मूला ये लगा देंगे, g अपॉन 1 प्लस, कहाँ लेकर गए? सरफेस से r अपॉन r स्क्वायर, मतलब ये कितना हो गया? ये हो गया g/4, g/4, और g/4 यदि हो गया है तो नया टाइम पीरियड कितना हो गया? नया टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√L अपॉन 4g। यहाँ पर आएगा कितना नया? g/4, सॉरी g/4 ऐसा हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स या √2 टाइम्स, 2 टाइम्स 2 इंटू 2π इंटू √L/g, और ये था पहले का टाइम पीरियड, ये पहले का टाइम पीरियड था, और इसी को इन्होंने बोला है t, और ये है किसके बराबर? xt के बराबर। तो x कितना है? तो x है 2 के बराबर, यानी इसका आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्या बोल रहे हैं? assume that the earth is a solid sphere of uniform density and a tunnel is dug along its diameter throughout the earth. It is found that when a particle is released in this tunnel, it executes SHM. The mass of the particle is 100 gram. The time period of the motion of the particle will be approximately. इस क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व करेंगे एग्जाम में तो 5 से 10 मिनट लगेंगे। बेहतर है कि स्टैंडर्ड रिजल्ट है तो इसको रट लें कि टाइम पीरियड होता है 2π√r रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन g। स्टैंडर्ड रिजल्ट है इसलिए याद करने में कोई बुराई नहीं है, और ये डालेंगे जब रेडियस और g की वैल्यू तो ये आ जाता है 84 मिनट। ये इसका आंसर है 84 मिनट्स, और 84 मिनट्स मतलब कितना हुआ? 1 आवर, मतलब ये 60 मिनट और 24, 1 आवर 24 मिनट। तो इस क्वेश्चन को याद ही रखना चाहिए। इसी तरह से यही 84 मिनट्स एक जगह और आता है, वो है इनफाइनाइट लेंथ के पेंडुलम का टाइम पीरियड, वो भी 84 मिनट होता है। तो रादर सॉल्विंग इसको आपको याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन,
A particle executes SHM of amplitude A, the distance from the mean position when its kinetic energy becomes equal to potential energy. तो kinetic energy कितनी? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और पोटेंशियल कितनी? ये काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल, हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर ये सब कैंसिल आउट, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। हमको बताना क्या है? हमको बताना है फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, मतलब y बतलाना है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर, दिस मीन्स y स्क्वायर इज ए स्क्वायर अपॉन 2। तो y कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा प्लस माइनस a अपॉन रूट 2, मतलब मीन पोजीशन से दोनों तरफ a अपॉन रूट 2 पर, और यहाँ एम्पलीट्यूड को इन्होंने कैपिटल A बोला हुआ है, तो ये हमारा आंसर होगा, a बाय रूट 2 इज करेक्ट। Okay, next question. At a given point of time, the value of displacement of a simple harmonic oscillator is given by y is equals to a cos 30 degree. ये क्या दे रखा है? किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर डिस्प्लेसमेंट किसी पार्टिकल का जो SHM कर रहा है, कितना दिया है? वो y is equal to a cos 30, cos 30 is रूट 3 अपॉन 2। आगे बोल रहे हैं इट्स एम्पलीट्यूड इज 40 सेंटीमीटर, और एम्पलीट्यूड यदि 40 सेंटीमीटर है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर डिस्प्लेसमेंट कितना? ए डाल दें 40, यानी ये हो गया 20 रूट 3 सेंटीमीटर। और क्या बोला हुआ? एंड काइनेटिक एनर्जी एट दैट टाइम इज 200 जूल। द वैल्यू ऑफ फोर्स कांस्टेंट इज 1 इंटू 10 रेज टू दी पावर x न्यूटन पर मीटर, द वैल्यू ऑफ x इज। हमको बताना क्या है? फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट मतलब k, और k होता है m ओमेगा स्क्वायर, ये हमको बताना है। और एक इंफॉर्मेशन ये दी है कि काइनेटिक एनर्जी होती है कितनी? हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हमको a मालूम है सेंटीमीटर में, y भी हमको पता है, तो इसको सॉल्विंग के बाद m ओमेगा स्क्वायर हमको मिल सकता है। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ये तो हुआ 400, इधर m ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं, और यहाँ क्या डालेंगे हम? एम्पलीट्यूड स्क्वायर 40, पर ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10 टू दी पावर माइनस 4 इधर भी आएगा और इसमें भी आएगा, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में, उसको बाहर कर दिया मैंने। इधर बचेगा 40 स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा 20 स्क्वायर इंटू 3, 3 इंटू 20 स्क्वायर यहाँ आएगा। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए पहले तो इसको इधर ले जाते हैं, 400, और ये नीचे जाएगा, बल्कि 10 टू दी पावर 4 ये ऊपर हो जाएगा, ऐसा। और m ओमेगा स्क्वायर हमको चाहिए, इसको सॉल्व करें तो 20 स्क्वायर में बाहर कर देता हूँ इसमें से, तो यहाँ क्या बचेगा? 4, और यहाँ बचेगा 3, यानी ये ख़त्म हो गया। 20 स्क्वायर को नीचे ले गए, 20 स्क्वायर को नीचे ले जाएंगे तो हमको मिल गया m ओमेगा स्क्वायर। m ओमेगा स्क्वायर इज, ये भी 400 ही होगा, कैंसिल आउट होके m ओमेगा स्क्वायर 10 टू दी पावर 4 हो गया। और ऐसा बोला हुआ है कि फोर्स कांस्टेंट मतलब ही m ओमेगा स्क्वायर, जो हमने फाइंड आउट किया है 10 टू दी पावर 4, और ये कितना है? ये है 10 टू दी पावर x, क्योंकि ये तो 1 ही है। 10 टू दी पावर x, यानी x कम्स आउट टू बी 4, वैल्यू ऑफ x विल बी 4। तो उठापटक करना पड़ी थोड़ी सी, पर ये यदि याद आ जाता है कि हमको ये चाहिए है, और काइनेटिक एनर्जी की बात हुई है, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन में आता ही है, तो हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो ये इसका आंसर है x is 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle of mass 250 gram executes simple harmonic motion under a periodic force F equals to minus 25 x Newton. ये दे रखा है फोर्स, यानी रिस्टोरिंग फोर्स। The particle attains a maximum speed of 4 meter per second during its oscillation. The amplitude of motion is, तो मैक्सिमम स्पीड v मैक्सिमम कितनी होती है? a ओमेगा, और a ओमेगा दे रखा है 4। पूछा क्या है हमसे? एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड चाहिए तो उसके लिए हमको चाहिए होगा ओमेगा, और ओमेगा यदि चाहिए तो रिस्टोरिंग फोर्स की इक्वेशन को
स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर कर देते हैं। मास हमको दे रखा है 250 ग्राम, तो ये जो है 25, जब आप इसको कंपेयर करेंगे क्या होता है, फोर्स ये होता है रिस्टोरिंग फोर्स, एम ओमेगा स्क्वायर मतलब के वो कितना है, वो है 25, और एम दे रखा है हमको 250 ग्राम, 250 ग्राम, तो 25 अपॉन 250 ग्राम का बना दिया ये मैंने किलोग्राम, ग्राम का किलोग्राम, तो ये कितना हुआ 10⁻² हो जाएगा सब सॉल्व होकर, क्योंकि ये 10 बार कैंसिल, 10⁻⁻2 ऊपर जाकर 2, तो ओमेगा आ गया कितना 10, 10 क्या रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ पर बस ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है ओमेगा की 10, यानी a इंटू 10 इज 4, पर ये मीटर में आएगा आंसर, तो a इज इक्वल टू 4/10 यानी 0.4 मीटर, और 0.4 मीटर क्योंकि हम एसआई में काम कर रहे थे, 0.4 मीटर मतलब सेंटीमीटर में कितना, 40 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में एम्पलीट्यूड 40 के बराबर होगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, द लेंथ ऑफ अ सेकेंड पेंडुलम at a height h equals to 2r from earth's surface will be given r is radius of earth and acceleration due to gravity at the surface of earth g is pi square meter per second square। तो क्या होता है सेकेंड पेंडुलम, सेकेंड पेंडुलम मतलब जिसका टाइम पीरियड हो 2 सेकेंड और लेंथ उसकी होती है 1 मीटर के बराबर, ऐसे पेंडुलम को कहते हैं सेकेंड पेंडुलम। अब ऐसे किसी सेकेंड पेंडुलम को लेकर गए हैं कहां पर, अर्थ सरफेस से, हाइट 2r, r इज रेडियस ऑफ अर्थ, तो वहां पर हमको बतलाना है, क्या बताना है, लेंथ सेकेंड पेंडुलम की। ये तो मैंने सरफेस की वैल्यू लिखी है और टाइम पीरियड उसका है 2 सेकेंड, तो अब इस क्वेश्चन में हमको टाइम पीरियड को 2 सेकेंड ही रखना है क्योंकि वो सेकेंड पेंडुलम ही है, और उसे लेकर गए हैं किसी हाइट 2r पर और वहां हमको लेंथ बतलानी है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला t इज इक्वल टू 2π√L/g। अब मान लो मैं इसको लिख रहा हूं कहां पर, एट h इक्वल्स टू 2r पर ये फॉर्मूला लिख रहा हूं, तो t तो मुझे क्या रखना पड़ेगा 2, क्योंकि वो सेकेंड पेंडुलम है, ये पाए और g चेंज हो जाएगा, और लेंथ हमको बतानी होगी, उसको l डैश लिख देते हैं, और g कितना होगा, तो हाइट पर g का ये फॉर्मूला लगता है 1 प्लस हाइट कितनी है, वो है 2r, 2r अपॉन r मतलब 2 स्क्वेयर्ड, मतलब ये हुआ g अपॉन 9, तो यहाँ g अपॉन 9 सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो लेंथ निकालनी है फिर इसमें, तो इसकी स्क्वेयरिंग कर दें, पहले 2 कैंसिल आउट किया और स्क्वेयरिंग किया और इसको इधर लेकर आ गए, 1/π स्क्वेयर इज कितना बचा 9 l डैश अपॉन g, और g बोला है पाई स्क्वेयर, तो पाई स्क्वेयर कैंसिल आउट होकर ये नई लेंथ l डैश ये हो जाएगी 1/9, आंसर किस में आएगा, मीटर में, एंड सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, तो ये इसका आंसर है। Your next question, two waves executing simple harmonic motion traveling in the same direction with same amplitude and frequency are superimposed. The resultant amplitude is equal to √3 times of amplitude of individual motions. The phase difference between the two motions is, डिग्री में आंसर करना है। हालांकि ये क्वेश्चन है कहाँ का, वेव्स का, पर मैंने यहाँ पर क्यों लिया इसको, क्योंकि जैसा मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपसे बताया था कि दो एसएचएम का जब सुपर पोजिशन करवाते हैं तब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए उन दो इंडिविजुअल जो एसएचएम है उनके एम्पलीट्यूड्स को वेक्टर मानकर और उनके बीच के फेज डिफरेंस को उन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल मानकर और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन लगा देना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही करना आप वेव्स के लिए। अब यहाँ बोला है सेम एम्पलीट्यूड की दो वेव्स हैं, मान लेते हैं उनके एम्पलीट्यूड्स हैं ए, दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी तो सेम है ही, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड √3 टाइम्स है, √3 टाइम्स है किसी एक मोशन के एम्पलीट्यूड से, तो ए एम्पलीट्यूड वाली दो वेव सुपरपोज हुई हैं, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड √3a है, तो हमको बताना क्या है, इनके बीच का फेज डिफरेंस। तब आप भूल जाओ कि आप वेव का क्वेश्चन कर रहे हो, आप तो क्वेश्चन कर रहे हैं मान लो वेक्टर्स का, तो दो वेक्टर्स हैं ए और उनके बीच एंगल कितना हो
कि रिजल्टेंट ये मिले। तो हम कई बार आपको बताते हैं पी 60, आंसर क्या आता है पी रूट थ्री 30, यानी उनके बीच का एंगल होगा 60। ये वेक्टर्स की प्रॉपर्टी से आप सीधे आंसर कर सकते हैं। तो कुछ सेकेंड्स में आप आंसर बता देंगे, इसको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसा क्वेश्चन वेव्स में भी होता है, एसएचएम में भी होता है। तो एग्जाम में आने पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, इस तरह से लॉजिक लगाकर, बल्कि ट्रिक बोल दें इसको, वो लगाकर आंसर तक पहुंच जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? फिगर ए, मास 2m which is attached to two springs of spring constant K. In figure B, mass m is attached to two springs constant K and 2K. If mass m in A and B are displaced by distance x horizontally and then released, then the time period t1 and t2 corresponding to A and B respectively follow the relation. मतलब हमको t1 अपॉन t2 बताना है। तो अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था। अब इस तरह का जब सिस्टम होता है तो यहाँ तो आता है मास, जो मास मोशन में आया, यहाँ पर कितना है वो m और 2m, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, टोटल मास कितना हुआ ये 3m। और इस केस ए में TA, इस केस में इफेक्टिव के कितना होगा? वो होगा 2k। तो ये आया TA या T1, इसको T1 बोल रहे हैं ये। और T2 कितना होगा केस बी में? टाइम पीरियड 2 पाए। अब मास कितना है जो मोशन में आया? वो है m। और इफेक्टिव के कितना होगा? तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा दिया जाता है इस केस में, मतलब ये होगा 3k। और हमसे पूछा है T1 अपॉन T2, T1 अपॉन T2, ये न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में। 2 पाई कैंसिल आउट होगा और m बाय के भी कैंसिल हो जाएगा, m बाय के भी कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर बचता है √3/2, और ये हो जाएगा रेसिप्रोकेट होकर ऐसा हो जाएगा 3 ये है 1, यानी 9/2, यानी 3/√2। 3/√2 ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, as per given figures, two springs of spring constants K and 2K are connected to mass m. If period of oscillation in figure A is 3 seconds, then the period of oscillation of figure B will be √x second. The value of x is। तो पहले फिगर ए की बात करते हैं। फिगर ए में आप देख रहे हैं मास सस्पेंडेड है और ये दो स्प्रिंग्स सीरीज में कनेक्टेड है। तब टाइम पीरियड है 3 सेकेंड, और ये कितना होगा? ये होगा 2 पाई रूट मास जो सस्पेंडेड है मतलब m अपॉन, यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा k इफेक्टिव। तो सीरीज में जब कनेक्टेड होती हैं ऐसी दो स्प्रिंग्स, तो इफेक्टिव k क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन सम। जैसा कि कैपेसिटर्स के सीरीज में होता है या रेजिस्टेंस के पैरेलल में होता है, वैसा फॉर्मूला लगेगा 1/k इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/k प्लस 1/2k। या सीधे आप बोल सकते हैं कि k इफेक्टिव वो होगा प्रोडक्ट अपॉन सम, मतलब 2k² अपॉन 3k। तो एक k कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो गया 2k/3, 2k और बाय 3 का ये 3 ऊपर चला गया। तो इस तरह से एक इक्वेशन इसके लिए बन गया। अब हमको बताना है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फिगर बी के लिए। फिगर बी के लिए इसको थोड़ा नीचे रखते हैं क्योंकि ये इक्वेशन अभी काम आएगा हमको। तो यहाँ बताना है हमको इसका टाइम पीरियड, तो 2 पाई रूट, अब इस केस बी में मास तो m है और ये होगा 3k, क्योंकि ये दोनों स्प्रिंग्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं। और अब इसमें से हमको m/3k फाइंड आउट करके यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना है, या कम से कम m/k। और m/k निकालने के लिए इसकी स्क्वेयरिंग की, 9 4 पाई स्क्वायर इंटू 3m/2k। तो ये m/k कितना बन गया? m/k, ये यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेंगे।
m बाय के, यहाँ लिख लेते हैं पहले m बाय के कितना होगा, तो ये 2 से तो ये 2 बार कट गया, m बाय के, तो ये तीनों 2 3 यानी 6 पाई स्क्वायर, 9/6 पाई स्क्वायर, ये होगा m बाय के का वैल्यू। ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया है ना, 6 पाई स्क्वायर तो 9/6 पाई स्क्वायर, तो t इज इक्वल टू 2 पाई, m बाय के की जगह ये सब्सटीट्यूट करना है, 9/6 पाई स्क्वायर, तो 3 ऑलरेडी आ रहा है यहाँ और 6 पाई स्क्वायर हुआ, ये हुआ 9 से ये 2 बार कैंसिल होकर 2 पाई स्क्वायर बन जाएगा। तो अब इसकी स्क्वेयरिंग कर देते हैं, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर ये हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा ये 2 पाई स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर, ये पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल आउट होकर फाइनली ये बन गया 2, और ये 2 दे रखा है हमको कितना, रूट एक्स के बराबर, क्योंकि टाइम पीरियड पूछ रहे हैं तो t बराबर तो √2 होगा ना, √2, और √2 दे रखा है x के बराबर, तो x कितना हो जाएगा 2, यानी इसको फिल करना पड़ेगा, आंसर होगा 2। क्या बोल रहे हैं, व्हेन अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन द नेचर ऑफ ग्राफ ऑफ वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें वेरिएबल्स कौन से हैं, वेरिएबल्स हैं v और y, यह है वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ y, बस इसको रीअरेंज करेंगे आप तो एलिप्स की इक्वेशन मिलती है, तो इसका ग्राफ होता है एलिप्टिकल, तो ये तो फैक्ट बेस्ड है क्वेश्चन, तो 5 सेकंड में इसका आंसर आपको टिक कर देना है, एलिप्टिकल, तो सभी ग्राफ्स देख कर रखें। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, a mass 0.9 kg attached to a horizontal spring executes SHM with an amplitude A1. When this mass passes through its mean position, then a smaller mass of 124 gram is placed over it, and both masses move together with amplitude A2. If the ratio A1 upon A2 is alpha upon alpha minus 1, then the value of alpha will be. तो एक मास है 0.9 kg का और वो कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन और उसका एम्पलीट्यूड है A1। जब ये मास अपनी मीन पोजीशन से पास हो रहा होता है तब उसके ऊपर एक स्मॉलर मास प्लेस कर देते हैं, कितने का, 124 ग्राम का, और अब एम्पलीट्यूड हो जाता है A2। हमको दिया है A1 अपॉन A2, अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1, हमको अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 2-3 बातें आपको याद आ जानी चाहिए, वो ये कि मीन पोजीशन में जब होता है ये मास तब उसकी वेलोसिटी होती है मैक्सिमम, कितनी, ए ओमेगा, एक तो ये बात याद आ जाए। फिर ओमेगा कितना होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो यदि टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद आ जाता है 2 पाई अंडर रूट m बाई के, तो ये होता है रूट k बाय m के बराबर, तो ये ओमेगा ये याद आ जाए। दूसरा इसमें लग रहा है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रीजन क्या है कि वो स्मॉलर मास जब हम प्लेस करेंगे इस बिगर मास के ऊपर तब हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स 0 रहेगा और इसलिए मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। पहले कितना मास था, मान लेते हैं कैपिटल M, ये मास था और वेलोसिटी कितनी थी, वेलोसिटी हम लिख लेते हैं क्योंकि मीन पोजीशन की बात हो रही है, तो वेलोसिटी हो जाएगी A1 ओमेगा 1, ये पहले का मोमेंटम, और जब उसके ऊपर स्मॉल m मास 124 ग्राम प्लेस कर दिया तो मास कितना हो गया, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और एम्पलीट्यूड बोला है कि अब वो A2 हो गया, और यहाँ आ जाएगा ओमेगा 2, तब भी उसकी वेलोसिटी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम ही होगी। तो बस ये लगा दिया हमने प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और ये लगाकर अब हम A1 अपॉन A2 का रेशो फाइंड आउट कर लेंगे। उसके पहले ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम, ओमेगा 1, तो स्प्रिंग तो वही, आप चाहें तो k को छोड़ ही दें, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं चाहे तो ओमेगा 1 को कितना लिख लेंगे, अंडर रूट कैपिटल M, ऐसा लिख देते हैं, और इधर कैपिटल M प्लस स्मॉल m A2, और ओमेगा 2 को क्या लिखेंगे,
तो अब टोटल मास है कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, यानी रूट में ये ऐसा आएगा। अब A1 अपॉन A2 कितना हो जाएगा? A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2, तो इधर बचेगा रूट, क्योंकि अंडर रूट में वही क्वांटिटी यहाँ लिखी हुई है, ये बचेगा रूट कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और इधर आएगा रूट m, वो यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया। ऐसा बना अब ये। अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2, तो कैपिटल M कितना है? कैपिटल M है 900। इसको मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि ये दिया हुआ है 124 ग्राम, यहाँ हमको चाहिए 900 ग्राम प्लस 124 ग्राम, यानी ये हो जाएगा कितना? 1024। तो ये आ गया हमारे पास में A1 अपॉन A2। अब इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? 32, और ये होगा 30 के बराबर। और यही रेशो हमको दे रखा अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1, और इसको हमको अल्फा के लिए सॉल्व करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 30 अल्फा इज इक्वल टू 32 अल्फा माइनस 32, और इसको इधर ले गए तो ये हो गया 2 अल्फा। 2 अल्फा इज इक्वल टू 32, एंड सो अल्फा कम्स आउट टू बी 16, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है 16। The next question, the metallic bob of simple pendulum has the relative density 5. The time period of this pendulum is 10 seconds. If the metallic bob is immersed in water, then the new time period becomes 5 root x second. The value of x will be. तो इसमें पहले तो रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। क्या होती है रिलेटिव डेंसिटी? किसी भी बॉडी या उसके मटेरियल की डेंसिटी रिलेटिव टू वाटर, मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड। यहाँ बात हुई है जैसे मेटालिक बॉब की, तो उस मेटल की डेंसिटी यानी डेंसिटी ऑफ द सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर, इसको कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी, और ये हमको दे रखी है 5 के बराबर। एक तो बात ये याद आनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब पहले दिया हुआ है द टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम इज 10 सेकेंड, क्योंकि सिंपल पेंडुलम है तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा? 2 पाई रूट एल बाई जी, और ये हमको दे रखा है 10 के बराबर। और जब इस मेटालिक बॉब को इमर्स कर देंगे वाटर में, तो होगा क्या? होगा ये कि जी इफेक्टिवली चेंज हो जाएगा, यानी अब टाइम पीरियड जो है उसको हमें लिखना पड़ेगा 2 पाई रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव, और यही हमको दिया हुआ है 5 रूट एक्स के बराबर, तो हमको एक्स की वैल्यू बतानी है। अब ये जी इफेक्टिव कैसे आएगा? तो ये आपने हाइड्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा कि जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, या स्मॉलर अपॉन लार्जर, ऐसे याद रख सकते हैं। लिक्विड की डेंसिटी अपॉन सॉलिड की डेंसिटी, जैसे यहाँ लिक्विड मतलब वाटर, तो यहाँ dw भी लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड डाल देंगे, और g की वैल्यू तो हमको नया जो g होगा यही g इफेक्टिव है, यही है g इफेक्टिव। तो gw अपॉन क्या हो जाएगा? क्या चाहिए हमें? dw अपॉन ds, तो वो कितना हो जाएगा? 1/5, तो g इंटू 1 माइनस 1/5, यानी कितना हुआ ये? 4g/5, और ये हमको यहाँ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा टी डैश के फॉर्मूले में इसमें। तो टी डैश इज इक्वल टू हो गया 2 पाई रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव, ये है जी इफेक्टिव, जी इंटू 4/5, यानी यहाँ आएगा 4g और यहाँ आएगा 5, ऐसा हुआ ये। और इसमें से 2 पाई रूट एल बाई जी को अलग कर देते हैं। इसको अलग करेंगे तो ऊपर बचेगा √5 और नीचे बचेगा 2, और ये हमको दे रखा है 10 के बराबर। 2 पाई रूट एल बाई जी इज गिवन टू बी 10, तो कितना हो गया ये? 5√5, फाइनली ये हो गया 5√5। ये है टी डैश, नया टाइम पीरियड, और 5√5 को इससे कंपेयर कर देते हैं 5√x से, तो x कितना आ गया? 5 के बराबर, और यही हमारा
आंसर है, तो x इज 5, द आंसर इज 5। अगला क्वेश्चन, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L suspended from the roof of a vehicle which moves without friction down an inclined plane of inclination alpha is given by। ये बात हो रही है सिंपल पेंडुलम की। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई रूट एल अपॉन, यहाँ आता है जी, पर इस सिचुएशन में यहाँ पर आएगा जी इफेक्टिव, मतलब हमको बस इफेक्टिव एक्सेलरेशन पता करके और उसको यहाँ सब्सटीट्यूट करना है। मतलब ये आंसर तो गलत है, 2 पाई रूट एल बाई जी नहीं होगा, ये मॉडिफाइड सिंपल पेंडुलम है, तो इसमें आएगा जी इफेक्टिव। अब जी इफेक्टिव फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ एक डायग्राम बना रखा है। यह है वो व्हीकल जो इंक्लिनेशन कितना दिया, अल्फा, तो कहाँ जा रहा है ये जा रहा है विदाउट फ्रिक्शन डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, मतलब इधर होगी उसकी एक्सेलरेटेड मोशन, और एक्सेलरेशन कितना होगा, तो वो होगा जी साइन अल्फा के बराबर। इंक्लाइन प्लेन पर डाउन द इंक्लाइन, ये होता है एक्सेलरेशन, तो इस एक्सेलरेशन से ये बॉक्स नीचे जा रहा है, और ये दिखाया हुआ है वो पेंडुलम। अब यदि इस बॉक्स फ्रेम में या उस व्हीकल फ्रेम में इसकी स्टडी करें तो इसके ऊपर एक्सेलरेशंस कौन कौन से आएंगे, तो एक तो होगा ये रियल, कितना होगा वो होगा जी के बराबर, और दूसरा होगा सूडो एक्सेलरेशन। अब ये है डाउन द इंक्लाइन, क्योंकि हो रहा है ये एक्सेलरेट, तो इसके ऑपोजिट इस डायरेक्शन में हम ले लेंगे ये एक्सेलरेशन जी साइन अल्फा, यानी इस बॉब के ऊपर दो एक्सेलरेशंस काम करेंगे, एक जी और एक जी साइन अल्फा। और ये एंगल कितना होगा, तो ये है हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल है ये, और ये अलोंग इंक्लाइन दिखाया हुआ है, ऑपोजिट टू ये दिखाया है जी साइन अल्फा डाउन द इंक्लाइन, तो इसको हमने अप दिखाया हुआ है, पर है तो ये डायरेक्शन इंक्लाइन प्लेन वाली, और ये हॉरिजॉन्टल, मतलब ये एंगल अल्फा है, ये एंगल है अल्फा, ये एंगल कितना है 90। तो मैंने आपसे ये कहा कि इस बॉब के ऊपर दो एक्सेलरेशंस काम कर रहे हैं, एक जी और एक जी साइन अल्फा, और इनके बीच एंगल कितना है 90 प्लस अल्फा। बस हमको इनका वेक्टर एडिशन फाइंड आउट कर लेना है, ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है, तो इन दोनों का हमको रिजल्टेंट फाइंड कर लेना है, वही होगा जी इफेक्टिव। तो अब तो जी इफेक्टिव, ये पैरेललोग्राम लॉ लगा रहे हैं, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, पहला वेक्टर मतलब जी स्क्वायर, दूसरे वेक्टर का स्क्वायर मतलब जी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा होता है, तो 2, फिर ये जी, और ये जी स्क्वायर साइन अल्फा आएगा यहाँ, और उसके अलावा कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, मतलब कॉस 90 प्लस अल्फा, 90 प्लस अल्फा। तो फिर इसको आगे सॉल्व करें, तो जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और ये क्या होगा, कॉस 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, यानी ये बन गया माइनस 2 जी स्क्वायर, ऑलरेडी यहाँ साइन अल्फा आ रहा है और एक माइनस साइन अल्फा, ये माइनस, और इसको बना दिया इसने साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये कितना हुआ, आगे सॉल्व करें तो ये हुआ जी स्क्वायर, और ये है माइनस 2 जी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ये है जी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, तो एक बच जाएगा जी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब जी स्क्वायर कॉमन कर लें तो जी बनकर बाहर हो गया, अंदर क्या बचेगा, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा, और उसका रूट कॉस अल्फा, मतलब जी इफेक्टिव ये है। तो इस फॉर्मूले में हमको लेंथ तो चेंज नहीं हुई है, इफेक्टिव जी कितना हो गया है, जी कॉस अल्फा। तो इस तरह ये आंसर आएगा, और आंसर होगा ये वाला 2 पाई रूट एल अपॉन जी कॉस अल्फा इज द correct answer. And the next problem, a simple pendulum with length 100 centimeter and bob of mass 250 gram is executing SHM of amplitude 10 centimeter. The maximum tension in the string is found to be x by 40 Newton. The value of x is, तो वर्टिकल सर्कल में आपने पढ़ा होगा मैक्सिमम टेंशन कितना होता है, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। ये कहलाती इक्विलिब्रियम पोजीशन,
कौन कौन से फोर्सेस आते हैं बॉब पर, mg और t। ये पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन, और ये हमने इसे कर दिया डिस्प्लेस मान लो थीटा से। तो थीटा से डिस्प्लेस करने के बाद इस बॉब पर कौन कौन से फोर्सेस, तो अभी भी आएगा mg वर्टिकली डाउन, अलोंग द स्ट्रिंग होगा t। मान लो इस बॉब का मास है m, इसकी इफेक्टिव लेंथ है l। अब mg को करते हैं रिजॉल्व, mg को रिजॉल्व करते हैं, तो mg का कंपोनेंट एक इधर कितना आएगा, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा। और दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा कंपोनेंट mg का mg sin थीटा। ये तो टेंजेंशियल रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा। और मान लो इस समय इसकी वेलोसिटी है v, क्योंकि इस तरह से घूम रहा है, वेलोसिटी है उसकी v मान लो। तो अब क्योंकि ये सर्कल में घूम रहा है और इसलिए इसको चाहिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कहाँ से मिलेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, इन्हीं दोनों फोर्सेस अलोंग स्ट्रिंग जो लग रहे हैं t और mg cos थीटा, इनके रिजल्टेंट से ही उसे mv स्क्वायर बाय r मिलेगा। तो चाहिए कहाँ है, टूवर्ड्स सेंटर, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो t माइनस mg cos थीटा ये बराबर होगा mv स्क्वायर बाय r। तो mv स्क्वायर रेडियस मतलब ये हो जाएगी उसकी इफेक्टिव लेंथ। तो इस तरह से मिला हमको टेंशन का फॉर्मूला, mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर अपॉन l। ये डायरेक्टली आपको याद आ जाना चाहिए था। ये यदि याद आ जाएगा तो मैक्सिमम टेंशन कब होगा, तो जब cos थीटा मैक्सिमम होगा, यानी थीटा जब जीरो होगा, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन में इस समय टेंशन मैक्सिमम होगा। तो टी मैक्सिमम का फॉर्मूला हमको मिल गया, कितना हो गया टी मैक्सिमम, यहाँ लिख देते हैं टी मैक्सिमम, जो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में x/40, ये पर सेंटीमीटर में है, x/40 ये SI में है, न्यूटन में है, इज इक्वल्स टू, ये लिखना है हमको मैक्सिमम टेंशन कितना है, mg प्लस mv स्क्वायर अपॉन l। अब m तो हमको मालूम है, मास ऑफ द बॉब वो है 250 ग्राम, और l भी मालूम है, इफेक्टिव लेंथ 100 सेंटीमीटर, g भी पता है, पता नहीं है v। और v के लिए क्या करेंगे, तो v के लिए ऐसा सोचेंगे कि इक्विलिब्रियम में मान लो वेलोसिटी है u, ये जो v ली थी ये तो थी जब डिस्प्लेस पोजीशन में था, ये डिस्प्लेस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम है मीन पोजीशन में उसकी वेलोसिटी u मान लें, तो इधर भी हमको u लिखना पड़ेगा, यहाँ भी u लिखना पड़ेगा। अब ये u हमको फाइंड आउट करना है। अब u के लिए क्या करें, तो यहाँ पर इसके पास जो एनर्जी है वो कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी, हाफ m u स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी, और यही टोटल के बराबर है। और टोटल एनर्जी होती है हाफ ओमेगा स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ये होती है टोटल एनर्जी। तो हाफ m कैंसिल आउट, और ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L/g। तो टाइम पीरियड के फॉर्मूले में √L/g आता है, तो यहाँ आएगा √g/L, और स्क्वायर होकर वो हो गया g अपॉन L इंटू a स्क्वायर। ऐसा हो गया। अब u स्क्वायर निकाल लेते हैं, यहाँ से g की वैल्यू डाली मैंने 10, और लेंथ है उसकी 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर है, और 10 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻1, क्योंकि 10 है वो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का बनाएंगे मीटर, यानी 10⁻⁻1 उसका स्क्वायर, 10⁻⁻2 हो जाएगा वो, और नीचे आकर वो हो गया 100, यानी u इज हाउ मच, 1/10, 1/10। एक बार और चेक कर लेते हैं, u स्क्वायर इज इक्वल टू g हमने डाला 10, लेंथ कितनी है 1 मीटर, और एम्पलीट्यूड है 10 सेंटीमीटर, मतलब ही 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में उसकी स्क्वेयरिंग की तो 10⁻⁻2, वो नीचे गया 100, तो ये 1/10 हो गया u स्क्वायर वहां रखने के लिए। तो बस वैल्यूज डालते हैं x/40, ध्यान रखें कि हम SI में वर्क कर रहे हैं। तो ये कितना होगा, मास कितना है 250 ग्राम, ग्राम का ये बना दिया
किलोग्राम और ये जी 10, फिर से मास 250 अपॉन 1000, लेंथ तो 1 मीटर है और u आया है, u स्क्वेयर आया है 1/10, मतलब एक जीरो यहाँ और आ जाएगा। अब दो जीरोज ये कैंसिल किए, एक जीरो ये कैंसिल किया और इसमें से भी एक जीरो यहाँ कैंसिल कर सकते हैं हम। 25/100 हुआ, मतलब 1/4 है ये, और ये है 25 और 4 का कर दिया यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये निकल कर आया हमारे पास में x, और x ही हमको बताना था, तो ये कितना हुआ 100 और ये +1, यानी आंसर होगा 101। इसका आंसर आप कर सकते थे 100। वैसे एनटीए ने इसका आंसर बतलाया था 99, शायद जी की वैल्यू 9.8 लेने पर आता होगा वो, पर आपको मेथड समझ में आ गई होगी कि मैक्सिमम टेंशन और ये यू कैसे फाइंड आउट करें।